नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी दहशतगर्दी है। लोगों का जो है पोस्टरबाजी शुरू हो चुका है, जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 32 लेढ़ूपुर आशापुर तिलमापुर में, जहां हमारी मुलाकात धर्मेंद्र पांडे जी से होने जा रही है। तो हम जानेंगे उनकी राजनीतिक करियर के बारे में और समाज सेवा के क्षेत्र में कब से कार्यरत है उसके बारे में, और आगे क्या करने वाले हैं हम उसके बारे में जानकारी आप लोगों को देंगे, रूबरू कराएंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं कि ये जो है भाजपा में मीडिया प्रभारी भी हैं और समाज सेवा भी काफ़ी सालों से कर रहे हैं, ये उनका कहना है। तो आइए मिलते हैं धर्मेंद्र पांडे जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। जैसा कि मुझे जानकारी मिला आपके बारे में, मीडिया प्रभारी भी हैं आप, तो अचानक आपको ये चुनाव लड़ने की कहां से दिमाग में चलने लगी चीज? जनता की मांग, जनता जिसको चाहेगी वही व्यक्ति चुनाव लड़ने आएगा। तो हम अपने जनता के प्यार और दुलार से, आशीर्वाद से चुनाव लड़ने के लिए मैं आया। लेकिन आप पत्रकारिता में, आप मीडिया में भी रह के जनता की सेवा कर सकते हैं। चुनाव लड़ने का पर्पज जो होता है वो सिर्फ समाज का सेवा करने के पर्पज से होता है। कोई भी नेता होता है वो जनता की, आवाम की सेवा के लिए होता है। तो आप मीडिया में भी रह के तो लोगों की सेवा कर सकते थे, आप उनकी भलाई कर सकते थे। मीडिया में रह के भी मैं सेवा करता था और बहुत पहले से मैं सेवा करता था, समाज सेवा में शुरुआत से करता था। लेकिन कुछ कारणों से काम होते होते रुक जाता था। मुझे जब पता चला, जानकारी हुई कि जनता का काम कैसे होगा, तो उसके जनता के काम के लिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। राजनीति में मैं इसलिए आया कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, जनता खुश हो, वार्ड नंबर 32 की सारी जनता खुश हो। और मेरे कार्यकाल में, मैं बता रहा हूँ, मेरे कार्यकाल में मैं जनता को हर एक कार्य से संतुष्ट करूँगा, विकास ताबड़तोड़ रहेगी। लेकिन मीडिया के पास भी इतनी पावर होती है कि वो मंत्रियों से मिलना जुलना और भी पुलिस प्रशासन से भी मिलना जुलना, बड़ा क्लोजिंग मामला रहता है मीडिया वालों का, ऐसा मैंने सुना है। तो उसमें भी रह करके तो कार्य किया जा सकता है आसानी से, मुझे लगता है। जहाँ तक होता है, मीडिया के माध्यम से भी होता है, लेकिन खुल के आज़ादी नहीं मिल पाती। राजनीति में आने से हम खुल के जो है समाज की सेवा कर सकते हैं। मीडिया में हर तरीके से दबाव होता है, जनता को खुल के हम सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ काम करा सकते हैं, सपोर्ट खुल के नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति में आने से खुल के हम जनता के सपोर्ट करेंगे। पूरी जानकारी होती है कहाँ से काम होगा, कहाँ से नहीं होगा, कैसे मिलना है, कैसे हर तरीके से काम हो सकता है। अच्छा ये बताइए हमें कि ये चुनाव जो है आप किसी सिंबल से लड़ने जा रहे हैं या निर्दल लड़ेंगे? मैं भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। भाजपा में मीडिया प्रभारी भी हूँ। इस समय मुझे चुनाव संचालन समिति भाजपा का सदस्य बनाया गया है। मैं 2007 से पब्लिक की सेवा करता आ रहा हूँ। 2007 से मैं समाज की सेवा करता आ रहा हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा। मुझे पार्टी जो दायित्व देगी मैं उसमें हर समय सदैव आगे बढ़ता रहूँगा। यदि पार्टी टिकट नहीं देती है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? और पार्टी टिकट नहीं देगी तो आगे के सोचा जाएगा। अभी आपने कुछ नहीं सोचा? पब्लिक चाहे जाए, अगर पब्लिक कहेगी पार्टी टिकट अगर मुझे नहीं देती है तो पब्लिक के आदेश के अनुसार मैं आगे कार्य करूँगा। लेकिन पब्लिक तो अभी जो भी पब्लिक है आवाज़ तो बीजेपी को ही उठा रही है कि वो ही सरकार अच्छा है और बीजेपी के प्रत्याशी को ही हम वोट करने वाले हैं अपना। और आप भी बीजेपी के प्रभारी जो है कि मीडिया प्रभारी भी हैं और भी बीजेपी में बहुत सालों से जो है आप समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो जनता तो आपको बीजेपी के रूप में जानती है और अचानक से बीजेपी का टिकट नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आपने कोई रास्ता सोचा या नहीं सोचा? बीजेपी मेरा परिवार है, परिवार से कभी नाराजगी नहीं होती और मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है कि बीजेपी मुझे टिकट देगी और मैं बीजेपी के टिकट और सिंबल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं सर, वो तो बात आपने पहले भी शब्दों में कह दिया है। नहीं मिलने पे आप क्या करेंगे, बस उसका जवाब मुझे दे दीजिए। ना मिलने पे जनता की आवाज़ पर मैं चुनाव आगे की तैयारी करूँगा, जनता चाहेगी तो। अच्छा सर, हमें ये बताइए, अभी तक तो गांव का चुनाव होता था, एक मुखिया होता था, एक गांव का एक मालिक। अब जो है ये नगर निगम में ले लिया गया है, क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया गया है, 3 गाँव मिला करके एक प्रत्याशी जो है सभासद होगा, जिसके ऊपर भार भी बहुत काफी होगा। आपको क्या लगता है कि पहले वाले कार्यकाल से अब जो है बेहतर विकास हो पाएगा? पहले वाला कार्यकाल भी अच्छा था, लेकिन कुछ कमियां की वजह से हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं हो पाया। अब हमें एक क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ना है, 3 क्षेत्र को लेकर चुनाव लड़ना है और तीनों क्षेत्र के बारे में सोचना है।
और तीनों क्षेत्रों में विकास करना है, किसी भी कीमत पे करना है। और हमारा सबसे बड़ा विकास का लक्ष्य रहेगा सीवर आ जाएगा तो हमारे क्षेत्र की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अभी हम अपने हरजन बस्ती में जाएं, अभी अपने वहाँ पर पानी की अभी भी दिक्कत है। मैं उस दिक्कत को दूर करने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं प्राचीन तालाब आशापुर का जो है उसको मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ, बार बार मैं माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, मैं आदित्यनाथ योगी जी से भी इस चर्चाओं को मैं कर चुका हूँ और लेटरबाजी में कर चुका हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे प्राचीन तालाब की सुंदरीकरण हो, जितने भी वार्ड नंबर 32 में तालाब मिलते हैं, पोखरे मिलते हैं, उनका भी विकास हो। एक शादी के लिए जो है संग्रहालय बने, जिसमें जो है गरीब असहाय लोगों की शादी ब्याह हो सके। और लोग भी आ सकते हैं, उनको जरूरी नहीं है, वो खूबसूरत बनाया जाए। क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख गरीब आदमी लगा के लान नहीं करा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से ज़मीन यहाँ बिक्री हो रही है बचेगा नहीं। आबादी की ज़मीनें हैं, सरकार प्रशासन नगर निगम इसको खोजे, अब खोज के जो है गांव के शादी ब्याह के लिए जो एक व्यवस्था बनाए। आप कह रहे हैं सर कि पिछले कार्यकाल में काम जो है अच्छा हुआ, हर जगह की जनता ये आवाज उठा रही है कि प्रधान जो है कोई काम नहीं किए। ये एक गांव का मामला नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। पूरी वाराणसी जिला की मैं बात करूँ तो कहीं भी जो है प्रधानी जहाँ भी इलाका रहा है, कहीं भी कोई कार्य नहीं हो पाया है। आप कह रहे हैं कि कार्य जो है अच्छा हुआ है और उससे अब बेहतर और भी होगा। आप मीडिया प्रभारी भी हैं भाजपा से, और भाजपा में काफी सालों से कार्यरत भी हैं किसी न किसी पोस्ट पे, तो आप हमें ये बताइए कि उस टाइम नहीं हो पाया तो अब कैसे संभव है? पहली बात तो मैं किसी को दोषी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी बैठा हो, वो अच्छा ही काम करने के लिए रहता है, कोई अपना काम खराब नहीं करता। लेकिन हाँ, जितना जनता को चाहिए उतना लोग कर नहीं पाते। अब ये मैं वादा करता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा, सभासद बनूंगा और मैं 100 का 100% कार्य करके मैं दिखाऊंगा। इसका जिम्मेदार कौन है सर? अगर मान लीजिए सरकार कह रहे हैं कि जिम्मेदार नहीं है, सरकार चाहती है, हर कोई चाहता है कि काम हो, और उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाता है, इसका जिम्मेदार कौन? कैंडिडेट है या फिर प्रशासन है या सरकार है? इसका जिम्मेदार जो नेता वो हर बातों को प्रशासन और सरकार के पास नहीं पहुंचा पाता। कारण है अशिक्षा की कमी। अगर वो नेता बढ़िया रहता है, समाज में रहता है, हर बातों को प्रशासन और सरकार को सूचित करे और लेटरबाजी काम करे तो वो हर काम हो सकता है और करना चाहिए। अच्छा, ये बात सर आपको क्या लगता है, ये बात जो है गांव-गांव की जो कमियां हैं, लोगों की शिकायतें जो है वो सरकार तक पहुंचती होगी या नहीं? अब तो ऑनलाइन हो गया है, हर शिकायत आप करिए ना, हर शिकायत करिए, हर जो काम नहीं हो रहा उसको सामने रखिए। तो ये बताइए कि जब ऑनलाइन सारा व्यवस्था हो गया तो सरकार को तो कहीं कहीं से ये मालूम होता होगा कि काम हुआ है नहीं हुआ है, कोई तो अवगत कराता होगा। सरकार को पूरी जानकारी होती है, सरकार को हर एक समस्याओं के बारे में जानकारी होती है। सरकार अब एक बटन पे आपके, एक स्विच पे आपकी सरकार आपके सामने पेश हो जाएगी। बस काम कराने का तरीका होना चाहिए लेटर। जब तक आप लेटरबाजी नहीं करेंगे, लेटर पे नहीं लिख के देंगे, आपका कोई काम नहीं होने वाला। आप कितनों चिल्लाते रह जाएं। अच्छा सर, हमें ये बताइए, आप कहते हैं कि मैं भाजपा में मीडिया प्रभारी हूँ। अभी आपके ये जो सारनाथ में ये पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, यहाँ पे देश विदेश से लोग आवागमन करते हैं। यहाँ पे जो एक सरकारी बस स्टैंड हुआ करता था, जहाँ पर्यटकों की गाड़ी जो है लगाई जाए, वहाँ पे पार्किंग किया जाए, वहाँ पे जो है कूड़ा कचरा की गाड़ियाँ जो इकट्ठा होती है, कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, इस पे कभी आपने सवाल उठाया या उसके व्यवस्था में आपने कभी कोई आवाज़ उठाई है? एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार नई नगर आयुक्त को सूचना दे चुका हूँ और मैंने कहा कि जितने भी कूड़ा वाले घर हैं, जो कूड़ा गंदगी है, ये इतना बढ़िया टूरिस्ट पहले था, पहले अभी भी है, और जब जाते हैं तो उधर बहुत बुरा बदबू करता है। मैं चाहता हूं, मैं अपने सरकार से खुद कहता हूं कि इस कूड़ेदान को जो बदबू करता है, पूरे क्षेत्र को माहौल ख़राब करता है, इसको जो है आप रिंग रोड पे जाके उस साइड में कहीं भी जगह मिले, उस साइड एक पूरे आबादी से दूर करें। आबादी से दूर करेंगे तो ये चीज़ व्यवस्था खत्म हो जाएंगी। और मैं अपनी भी सरकार से, अपने लोगों से भी कहता हूँ कि ये आवाज़ को उठाना चाहिए और उठना भी चाहिए। तो ये होने का संभावना है, ये सही हो पाएगा आपको लगता है? अवश्य होगा, ये अवश्य होगा और सरकार इस पर लग जाएगी। सर हमें ये बताइए, बीजेपी में आप जो है किसी न किसी पद पे कार्यरत भी हैं, आपने भी कहा थोड़ी देर पहले,
ये सांसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, और मोदी जी का ऐलान था पहला स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो, और साथ ही साथ सामुदायिक भी शौचालय होना मस्ट है। और ये आशापुर चौराहा जो है, यहाँ से हजारों यात्री जो है गुजरते हैं, कुछ लोग पैदल भी आते जाते हैं, टहलते भी होंगे सुबह शाम। तो अगर यहाँ किसी को सुबह शाम में अगर ऐसी जरूरत पड़ती है घर से बाहर निकलने के बाद, तो इधर कोई सामुदायिक शौचालय नहीं है, वो कहाँ जाएंगे और क्यों नहीं बन पाया? पहली बात तो सामुदायिक शौचालय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के एक संकल्प है कि ये हर घर में बनना चाहिए, और ये आशापुर चौराहे पर 2 बार 3 बार 4 बार का प्रस्ताव हुआ कि आप ये जहाँ पे कुछ जगहों हैं वहाँ पे पारित किया जाए। नगर निगम के द्वारा इस पुल के नीचे जो है, इस पुल के नीचे जो आशापुर का पुल जो बना है, यहाँ पर सामुदायिक शौचालय बनने के लिए तैयारी हो रही है। नगर निगम के द्वारा पास हो चुका है और ये बनेगा। लेकिन मेरे ख्याल से सर, ये जिस तरह से ये जो है देश विदेश के लोग यहाँ आवागमन करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ जो है कम से कम यहाँ से सारनाथ टेम्पल तक, बुद्धिस्ट टेम्पल तक जो है 4-5 होने चाहिए, क्योंकि किसको कहाँ जरूरत पड़े, लेकिन यहाँ एक भी नहीं है। तो इसके बारे में आपने कभी सोचा, आवाज कभी उठाया आपने? मैं आपको पहली बात तो सूचित कर दूं कि जो है आपका सारनाथ जो है हवेलिया पर शौचालय, सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। आशापुर चौराहे पर पुल के नीचे पास हो चुका है, पुल का निर्माण हो चुका है। अब उसके नीचे शौचालय बनने की तैयारी की जा रही है नगर निगम के द्वारा। मैंने 2 बार 3 बार प्रस्ताव दे दिया है। माननीय विधायक हमारे जो है रविंद्र जायसवाल जी को मैंने सूचना दे दी है। उन्होंने कहा धर्मेंद्र पांडे जी आप के द्वारा और पूरे क्षेत्र के सहयोग से सामुदायिक शौचालय पुल के नीचे निर्माण होगा। लेकिन होगा सर, पहले क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में हमें बताइए। कारण जहाँ स्पेस नहीं था, कोई अपने घर के सामने बनवाएगा नहीं। लेकिन सर ये ओवरब्रिज जो आप बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं क्योंकि नीचे ना बनने की वजह राजनीति कारण है। राजनीति के लोग करते थे, राजनीति में कोई समाज की सेवा के लिए नहीं करता था, समाज के लिए नहीं लगता था, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कार्य करते थे। दिल खोल के अगर समाज के कार्य में लग जाएंगे तो आज नहीं 10 दिन नहीं, आज के डेट में शौचालय तैयारी चालू हो जाएगी। उसमें राजनीतिक भाव नहीं होना चाहिए। सर हमें ये बताइए, आप समाज सेवा में कब से? समाज सेवा में तो मैं 2007 से। 2007 से। मुझे एक बात बताइए, आज तक मुझे किसी ने नहीं बता पाया, कोरोना काल में आपने बता रहा है कि बहुत सारे मदद किया आपने, बहुत सारे लोगों को पैसे वगैरह दिए, राशन वगैरह दिए, और भी बहुत सारा ख्याल आपने किया। तो मोदी जी के खाते में जो ट्रस्ट का पैसा आया, जो गरीबों को मिलना चाहिए था, वो मिला कि नहीं? अगर हम जिससे बात किए हैं सभी लोगों ने यही किया, कोरोना काल में मैंने ये किया, वो किया, पर्सनल अपनी जो है व्यक्तिगत बात करते हैं, तो सरकारी फंड में जो आया पैसा वो कहाँ गया, वो किसी को मिला कि नहीं मिला? ये सरकार की योजना थी, उस समय आपदा आई हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हर एक व्यक्ति के पास खाने की दिक्कत ना हो, जाने आने की दिक्कत ना हो। खुद का बजट बनाया गया, उसके सहयोग से हर जगह राशन वितरण किया गया, राशन वितरण की व्यवस्था हुई, भगदड़ का माहौल बनाया गया। विपक्ष के द्वारा समझ लीजिए कि वो सहयोग कम और बवाल ज़्यादा लोग करते थे, जिसके कारण वर्ष प्रशासन को लगाया गया कि आप हर एक पब्लिक को जो है राशन वितरण किया जाए, खाने की कोई चीज़ को दिक्कत ना हो। अपने माध्यम से हर एक कार्यकर्ता, हर एक समाज के लोग, हर एक वर्ग के लोगों ने अपने अपने तरीके से मदद किया। लेकिन सर आपने कहा कि ये आपदा थी, हर जगह से मदद की गई, बहुत सारे शरणार्थी जो है, यात्री जो है मर गए, कुछ लोग पैदल चलते चलते मर गए, खो गए, न जाने क्या क्या हुआ उस आपदा में। और कोरोना काल जब तक रहा, लॉकडाउन जब तक रहा, उस कंडीशन में क्या क्या मदद आई लोगों के पास, वो बताइए जरा। लॉकडाउन के समय जो है बहुत सी मददें आई हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आता जाता रहा, गाड़ी की दिक्कत थी, गाड़ी से बस सरकार ने चालू कराया, सब रोक दी गई थी सर। नहीं सब रोक दिया गया था महोदय। ट्रेनें रुक गई थी, बसें रुक गई थी। जी जानकारी प्राप्त करें, हमारी योगी आदित्यनाथ जी सरकार, योगी जी से ऐसा बेस्ट सरकार किसी की नहीं थी। दिल्ली बम्बई से लोग, सरकारें वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ से पब्लिक को भगाया जा रहा था। हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने खाना भी दिया, लोगों को घर घर अपने गाड़ियों से पहुंचाया भी, फिर उसके बाद कैंप लगा के लोगों का इलाज किया गया। सबसे बड़े रूप में वैक्सीनेशन हमारे उत्तर प्रदेश में किया गया। फिर जो सर इलाज की बात अगर आप कहें तो उस टाइम इलाज नहीं बल्कि क्वारंटाइन हो रहा था। लोग जो बाहर से आ रहे थे पैदल भाग दौड़ करके,
अब मुंबई में बात किया जाए तो सोनू सूद ने बहुत सारे गाड़ियों का इंतजाम किया, जो है एरोप्लेन का व्यवस्था किया, ट्रेन का व्यवस्था किया, बस का व्यवस्था किया। वो लोगों ने काफी मदद किया एक आम नागरिक होने के नाते। लेकिन सरकार जो है उस टाइम ध्यान नहीं दे रही थी। आज भी हमारे पास वीडियो है, कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे यात्री जो पैदल यात्रा करते हुए बच्चों को कंधे पे लटका करके और पैर में जो है चप्पल जूते नहीं छाले पड़ गए थे। ऐसा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उस टाइम कहाँ सरकार थी? मेन बात है कि विपक्ष के द्वारा माहौल खराब किया। जैसे हम बम्बई गए कमाने के लिए, अगर मान लेते 20 दिन की आपदा आ गई तो जनता को सब्र रखना चाहिए था, वहाँ से जाना नहीं, भागना नहीं चाहिए था। खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगी हुई थी। जो बम्बई में सरकारें थी और अन्य विपक्ष की सरकारें थी, उन्होंने जनता में फूट डाला, बवाल कराया, लोगों को भगदड़ का माहौल बनाया कि आप मर जाएंगे, आपको दवा नहीं हो पाएगी, आपको खाने पीने की दिक्कत होगी। उसके कारणवश लोग भागते हुए, हर जगह से भागते हुए, आप कभी सुने हैं कि लेकिन सर रॉन्ग वे में मत जाइए। आप मुझे ये बताइए, लॉकडाउन हो गया, ऐलान हो गया लॉकडाउन का, कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। उस टाइम में कैसे कोई विपक्षी भड़काएगा जनता को? और जनता एक जगह इकट्ठा नहीं है कि जो इसको आप भड़का सके। तो आप हमें ये भड़काऊं वाली बात कहाँ से कह रहे हैं? कैसे आप कह सकते हैं ये भड़काऊं बात? माहौल खराब किया गया। बिना माहौल खराब किए पब्लिक भाग नहीं सकती वहाँ से। सर उस टाइम क्वारंटाइन जो है, कोरोना का जो डर था, लोग जहाँ पड़े थे वहीं पड़े थे। न उनको खाने का कोई व्यवस्था था, न रहने का। हर जगह पे जो है दिक्कतें थी। लॉकडाउन पूरा जो है भारत बंद कर दिया गया। वहाँ कोई कहीं बाहर निकल नहीं पा रहा था। तो बताइए उस कंडीशन में वो मर जाए वहाँ, वो भागेगा नहीं, क्या करेगा? जब पब्लिक निकल नहीं पा रही थी, पब्लिक पैदल आ कैसे रही थी? नहीं, उसके बाद जब थोड़ा सा ढिलवाई हुआ, चोरी चोरी लोग जो है भागना शुरू किए। क्योंकि जान, देखिए, जान बेगर खाए मरने से अच्छा है। हम बाहर कमाने जाते हैं ना, हम बाहर कमाने जाते हैं तो पूरी ताकत से जाएंगे ना कि हम 10 दिन आपदा आ गया, 20 दिन आपदा आ गया, 1 महीना आपदा आ गया तो हम सर ये 10 दिन 20 दिन आपदा नहीं थी, ये लंबा टाइम था सर। आप लंबा टाइम था तो सरकार उसकी व्यवस्था कर रही थी। व्यवस्था हो रहा, व्यवस्था दिखाई। लेकिन सर मेरा कहना है कि अगर व्यवस्था हो रही थी, महोदय आप ये बताएं, पूरा विश्व भारत का डंका बज रहा है। पूरे विश्व में ये मोदी जी की सरकार है, पूरा विश्व में डंका बज रहा है भारत का। और वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। भले ही हम लोग कुछ चिल्लाएं, कुछ भी करें, लेकिन पूरा विश्व जानता है, पूरी जनता जानती है। इसीलिए बार बार आदित्यनाथ योगी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है। अगर ये काम नहीं किए होते हैं तो इनकी सरकार नहीं आती है, हम खुद वोट नहीं देते। लेकिन ये काम किए हैं, जनता जान रही है, और जनता उनके काम पर, उनके विचार पर, उनके पूरे विधायक और सांसदों के साथ है। और जो लोग आपदा में जो है बर्बाद हुए हैं वो वोट करेंगे कभी? अभी आपने सुना कहीं से कोई चुनाव जो हारे हैं मोदी जी? आपदा में कोई बर्बाद नहीं हुआ। आपदा में लोग अपनी जान बचाए। आपदा में अच्छे बहुत सारे घर सर, बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो गई, बहुत सारे बेरोजगार हो गए लोग, बहुत मजदूर टाइप के लोग जो है बिखर गए पूर्ण रूप से। ये बताएं आप, अमेरिका ऐसा देश जो है उठने पे आ गया। किस कारण? अमेरिका जैसा देश ने कहा कि मेरे, जब पूछा गया, पूरे वर्ल्ड में पूछा गया मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी से कि पहले ये बताइए कि पहले आपके लोग कि आपका पैसा। तो अमेरिका ने कहा कि मेरा पहले पैसा। और जब मोदी जी से पूछा गया कि आपके लोग कि आपके मेरा पैसा, तो मोदी जी ने कहा नहीं, पहले मेरे लोग, पैसा तो जब लोग खड़े रहेंगे तो अपने आप पैसा। अच्छा सर, हम ये बताइए कि वार्ड नंबर 32 लेढ़ूपुर में अभी क्या क्या समस्याएं रह गई है, जेन्युइन जो जनरल चीजें जो मतलब मस्ट है? वार्ड नंबर 32 में सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई भी समस्या है उसको ख़त्म करनी चाहिए। मान लेते हैं सड़क, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जो हैं जर्जर कंडीशन में हैं, बनी हैं, लेकिन आधे अधूरे ठेकेदार की लापरवाही से आधा अधूरा आधी सड़कें बनी हैं। उसको जो है हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी यानी राजभर जी के द्वारा जो है बजट पास कर दिया गया है। जल्दी ही उस रोड का बन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि पहला सीवर बने, सड़क बने, और जो है प्राचीन तालाबों का सौंदर्यीकरण हो। शादी के लिए एक हाल बन जाए, घर घर पानी पहुंचनी चाहिए। इसकी आवाज़ मैं बार बार उठाता हूं और उठाता रहूँगा। अभी सर आपके वार्ड नंबर 32 में एक संजय तिवारी जी करके हैं, उन्होंने कम से कम 100 घरों को लगभग उन्होंने समरसेबुल अपने पैसे से लगवाया। यानी कि इससे ये साबित हो रहा है
कि अभी 100 घर से ज़्यादा भी जनता वहाँ पानी पीने से जो बेहाल है, मतलब वहाँ पे ये हैंडपंप वगैरह या और भी जल निगम वाला जो है व्यवस्थाएं नहीं है और लोग वहाँ पे पानी के लिए बेहाल हैं। तो ये बताइए आप कि अभी इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों की, मतलब पानी क्यों नहीं मिल रहा? मैं अपने बड़े भाई संजय तिवारी जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने जनता के लिए कुछ किया। और मैं चाहता हूँ कि हर एक क्षेत्र के लोग ऐसा करते रहें, क्योंकि जनता को लाभ मिले, जनता को फायदा मिले, जनता को समस्या ना मिले, समस्या में जनता ना रहे, वो खुश रहें। और हर लोगों को सहयोग करना चाहिए। और जल निगम की व्यवस्था, हर घर पानी पहुँचने की पिछली लोगों के कारण जो व्यवस्थाएं थी, खराब पाइप लगाई गई, खराब पाइप की वजह से जो है पानी बीच में लीकेज हो गया, पानी नहीं पहुंच पाई। लेकिन मेरा लक्ष्य चल रहा है कि मैं घर घर पानी पहुंचाने का काम करूंगा, हर घर में टोटी रहेगी। मैं पार्षद बनते ही मैं ये काम के लक्ष्य। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ऊपर से आती है, यहाँ तक जनता तक नहीं पहुँच पाती है, इसमें गलती किसकी है? हम किसकी गलती माने, जनता की या जो प्रधान पद पे हैं उनकी गलती माने? क्यों नहीं? मेन बात है कि अब प्रधान जी का कार्यकाल, सभी प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया। अब खत्म हुआ है सर, 5 साल तो रही ना कार्यकाल तो उस 5 साल के पीरियड की हम बात कर रहे हैं। 5 साल के पीरियड में जो प्रधान काम, जिसे हमारे विचारों से सबसे अच्छा काम तिलमापुर में हुआ है। नहीं हुआ है सर, वो बात अलग है, लेकिन जहाँ नहीं हुआ है उसमें कमी किसकी है वो मैं जानना चाहता हूँ। सरकार की या प्रधान की, जनता की, किसकी पर गलती है जिसके कारण नहीं होता? ये कमी जो है हमारे कुछ माननीय नेताओं की कमी है। मैं किसी प्रधान को मैं खराब नहीं कहूँगा, उनके द्वारा काम किया गया लेकिन खुल के नहीं किया गया। जैसे जनता जितना बजट आया उस बजट का प्रयोग नहीं किया गया, उनको बजट का प्रयोग करना चाहिए था। जनता को जो है पूरी सुविधाएं देनी चाहिए थी। अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको उन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया। मैं करवाने का कार्य करूंगा। अब पार्षदी का चुनाव हो रहा है, पार्षदी के चुनाव में मैं कुछ तैयारी में आ रहा हूं और चुनाव लड़के। आपके वार्ड नंबर 32 में एक जगह है जहां पे मंदिर है, रामलीला मैदान है, वहां पे एक सामाजिक जो है तालाब भी है, जो कि पूर्ण रूप से उसमें जलकुंभी जो है लगी हुई है और वहाँ जो है कोई भी सुंदरीकरण नहीं है और गंदगी वहाँ पे बहुत ज्यादा है, मच्छरों का बारात लगा हुआ है, बसेरा है। और आज आप देख सकते हैं कि हर एरिया में जो है डेंगू का प्रकोप है, हर घर में 1, 2, 3 डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं। तो ये कारण तो गंदगी है। तो ये बताइए हमें कि वो तालाब जो है वो कब तक उसका शुद्धिकरण हो पाएगा, उसके बारे में। पहली बात तो उस तालाब का इतिहास बहुत बड़ा है। उस तालाब में लोग बताते हैं कि उस तालाब के पानी से लोग खाना बनाते थे। उस तालाब के चारों तरफ मंदिरों का एक जगह है, दिव्य स्थान है, धार्मिक स्थान है। राम घाट, हनुमान घाट और गाय घाट से नाम से प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के समय, राजाओं के समय जो है लोग आते थे, वहाँ ठहरते थे, ठहर के वो आगे का रास्ता प्रस्थान करते थे। नेताओं की, हमारी सरकार की, हमारे लोगों की, पिछली सरकारों और अब की सरकारों की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से अभी तक उस तालाब की सुंदरीकरण नहीं हो पाया। मैं सभी लोगों से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आशापुर तालाब के सुंदरीकरण में सबसे बड़ा सहयोग करें और आएँ और सभी जगहों को इस बातों को पहुँचाएँ कि उसका हमारे तालाब का सुंदरीकरण हो। आपके पार्षद बन जाने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सर्वप्रथम आप क्या करना चाहेंगे अपने वार्ड के? सर्वप्रथम ये रहेगा कि मैं सभी लोगों को एक साथ लेकर चलूँगा और सर्वप्रथम यही रहेगा कि मैं सभी तालाबों का सुंदरीकरण करवाऊँगा। सरकार की चलाई गई सारी योजनाओं को मैं जनता तक पहुंचाऊंगा, यही मेरा लक्ष्य रहेगा और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैं काम करूंगा। बहुत ही अच्छा लगा धर्मेंद्र पांडे जी से मिल करके और इनका कहना है कि अब तक जो काम नहीं हो पाया है उस पे मेरा फोकस पहले होगा। जैसे कि जो काफ़ी सालों से जो है विवादित चीज़ें हैं या जो नहीं हो पाया है, जैसे तालाब का सुंदरीकरण और पानी का व्यवस्था और आवास का व्यवस्था, इस तरह की जितने भी सामाजिक कार्य हैं वो सर्वप्रथम उसको करेंगे और जो है ईमानदारी से करेंगे।